हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन का कंप्लीट लेक्चर हम इस क्लास में रखेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक क्लास तक ज़रूर देखें। जी, सर्कुलर मोशन के सभी एस्पेक्ट इसमें इंक्लूड करने वाले हैं हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो सर्कुलर मोशन है वो दो टाइप की सर्कुलर मोशन होती है। सबसे पहले टाइप की हमारी होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है उसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। लेकिन ये जो सर्कुलर पाथ है ऑब्जेक्ट का, सर्कल नहीं बन पाया, अब सर्कल बन जाएगा। जो ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ होता है इस पर वो ऐसे मूव करता है कि इसकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है और एक कांस्टेंट स्पीड से ये सर्कुलर पाथ पर मूव करता रहता है। मान लो यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ए पॉइंट से इसने मूव करना शुरू किया, तो इस सर्कुलर पाथ पर ये इस तरह से एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता रहेगा। जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो ऐसी मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक, अब इसमें स्पीड कांस्टेंट है। अब जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है, राइट। कि अगर ए पॉइंट पर है तो वेलोसिटी लेटस से इस डायरेक्शन में होगी, v1 कह देते हैं। और जब ये ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट बी पर आएगा तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगभग इस तरह आ जाएगी। लेटस से इस वेलोसिटी को हम v2 कह देते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखो कि स्पीड सेम होने पर भी यहाँ पर जो लेटस है, जो हमारा v1 जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी v2 के बराबर होगा। और मान लो ये मैग्नीट्यूड v है, मतलब ये स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की v है और v स्पीड से ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस सर्कल के चारों तरफ मूव कर रहा है। लेटस से सर्कल की जो रेडियस है वो हमारी r है। तो अब ये जो हमारी r है सर्कल की रेडियस, यहाँ पर हम इसमें जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है पहले तो उसको डिफाइन करेंगे और फिर बाद में सर्कुलर मोशन को हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसमें हमने बताया कि स्पीड कांस्टेंट रहती है लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहता है। अब अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब इसमें वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। मान लो अगर इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है तो इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा और वो इस तरह होगा। मान लो ये वेक्टर हमारा v3 आ जाता है, इस वेक्टर को हम v3 कह देते हैं। तो अब ये जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का ये हमेशा इस जो उस पॉइंट पर रेडियस है उससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस से हमेशा 90 डिग्री पर रहती है। तो कभी भी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो हमेशा रेडियस से 90 डिग्री पर होगा, पहली बात। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ लिया जाता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ सच अ मोशन इन विच स्पीड रिमेन कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेस। कि जहाँ पर स्पीड तो हमारी कांस्टेंट रहती हो लेकिन वेलोसिटी चेंज होती रहती हो। तो ऐसी मोशन का जो एग्जांपल है वो हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट रहती है लेकिन क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहता है इसलिए वेलोसिटी हमारी बदलती चली जाती है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है। अब अगर वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है तो सबसे पहले तो हम इसमें जो चीज़ें आती हैं, अगर वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है तो हमारा जो है इसमें एक्सेलरेशन भी होगा ज़रूर। इफ़ वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम देन चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन टी, ये क्या होता है? ये होता है हमारा एक्सेलरेशन। तो अगर हमारा चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी नॉन जीरो है, नॉन जीरो क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है तो डेल्टा वी तो नॉन जीरो है। तो अगर डेल्टा वी हमारा नॉन जीरो है तो टाइम से जब उसको डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो आएगा। तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है उसमें हालांकि स्पीड हमारी कांस्टेंट रहती है लेकिन वो एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पर वेलोसिटी चेंज होती रहती है। चेंज क्यों होती है? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, इसलिए वेलोसिटी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर हम आगे इसमें इस एक्सेलरेशन की वैल्यू भी फाइंड करेंगे कि इसका डायरेक्शन क्या होता है, एक्सेलरेशन कितना होता है, ये वैल्यू भी फाइंड करेंगे। बट उससे पहले हम दूसरी टर्मिनोलॉजी, कुछ और टर्मिनोलॉजीज की डिफाइन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसमें आता है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड।
एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है इसको समझ लेते हैं भाई, ध्यान से समझेंगे। देखो अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर सर्कुलर मोशन से मूव कर रहा है, उसकी मान लो इनिशियल पोजीशन ए थी और जो उसकी कुछ टाइम के बाद डेल्टा थीटा एंगल चला वो, या थीटा एंगल से वो डिस्प्लेस हुआ। अब एंगल से डिस्प्लेस किया था, पहले उसका जो लाइन ऑफ जॉइनिंग थी सेंटर से वो ये थी ओ ए। अब मान लो उसकी जो सेंटर से लाइन ऑफ जॉइनिंग है वो ओ ए की बजाय ओ बी हो गई है, ये वाली लाइन उसकी सेंटर से जॉइन वाली हो गई है, मतलब वो अब यहाँ से यहाँ तक आ गया है। अब तो उसकी जो पोजीशन हुई है, चेंज हुई है, उस चेंज पोजीशन है जो हमारा जो सेंटर है उससे कितने कितने डिग्री का या कितने अमाउंट का एंगल उस पर सबटेंड किया है, वही उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब यहाँ पर ए पोजीशन से चलते हुए जब वो बी पोजीशन पर आया है तो कितने एंगल से हमारा ऑब्जेक्ट एक सेंटर के चारों तरफ घूम गया है, वो जो एंगल होता है उसी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, राइट। अब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये आ गया हमारा थीटा। तो थीटा हमारा क्या है, थीटा है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ही हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, कि कितने टाइम में, यूनिट टाइम में कितने एंगल से वो डिस्प्लेस हो जाता है, उसी को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, इसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is known as angular velocity, ठीक है भाई। मतलब अगर मान लो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा डेल्टा थीटा है, तो ये जो आपको मैंने यहाँ लिखवाया आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आगे चल देते हैं। मान लो एक सेकंड में जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, लेट डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टेक्स डेल्टा टी टाइम, ठीक। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वुड बी इक्वल्स टू डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी, यानी कि एक सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट का हो जाता है, उसी को हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अब जो थीटा है, थीटा हमारा होता है आर्क अपॉन रेडियस, राइट। यानी कि जो थीटा है, अगर इस थीटा की वैल्यू में जो ऐसा यूनिट है उसमें लेने लगूँ तो ये जो आर्क है ए बी आर्क को जब आर रेडियस से डिवाइड करूँगा, जो ए बी आर्क है इस आर्क को जब इस आर रेडियस से डिवाइड करूँगा तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब थीटा का यूनिट तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, इसका डायमेंशन होता है 0, ठीक है। थीटा का डायमेंशन 0 होता है, तो यहाँ पे डायमेंशन 0 आ गया और यहाँ पे जो टाइम है उसका यूनिट पर सेकंड आ गया। तो जो ओमेगा है इसका जो यूनिट है, यूनिट ऑफ ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी आता है रेडियन पर सेकंड, यूनिट तो ये आ जाता है, लेकिन जो इसका डायमेंशन है ओमेगा का वो आ जाता है, एम का डायमेंशन 0 है, एल का डायमेंशन 0 है, टी का डायमेंशन -1 है। ये हमारे पास ओमेगा का डायमेंशन आ जाता है, क्योंकि जो थीटा का डायमेंशन है वो है 0, ना तो इसमें एम है ना ही एल है और ना ही इसमें टी है, क्योंकि जो एल है वो नीचे एल से डिवाइड हो चुका है। ऊपर भी एल का डायमेंशन था, नीचे भी एल का डायमेंशन था, कट गया तो एल का डायमेंशन आ गया 0। इस तरह थीटा का डायमेंशन 0 होता है, लेकिन ओमेगा का डायमेंशन t-1 होता है, लेकिन ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकंड होता है, ठीक है भाई। अब हम ओमेगा में और किसी टाइम पर लीनियर वेलोसिटी v में या स्पीड v में रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो देख लेते हैं। अब हम फाइंड करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ओमेगा एंड v, राइट।
रिलेशनशिप बिटवीन ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंड वी, वी क्या है, लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसमें हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। तो देखो क्या करते हैं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है हमारा इस तरह के सर्कुलर पाथ पर वो मूव कर रहा है, राइट। रेडियस है उसकी आर और यहाँ पर उसकी स्पीड है वी स्पीड ले रहा हूँ मैं, वेलोसिटी नहीं ले रहा। और मान लो डेल्टा थीटा एंगल से डिस्प्लेस होकर वो इस पॉइंट पर आ जाता है, वेलोसिटी स्पीड का डायरेक्शन बदल जाता है। और ये जो आर्क है, ये आर्क जो हमारा यहाँ पर इसने मूव किया, लेटर से डेल्टा एस हमारा है आर्क जो इसने कवर किया। आर्क क्या, आर्क डिस्टेंस है जो उसकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक इसने कवर किया है। कितने टाइम में कवर किया है, लेटर से डेल्टा टी टाइम में कवर किया है, राइट। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एस अपॉन आर, ठीक है। आर्क अपॉन रेडियस हमारा डेल्टा थीटा आ जाता है। अब दोनों ही साइड को अगर मैं डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं, इस साइड से भी डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं और इस साइड को भी डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास ध्यान से देखो, इधर मेरे पास आ जाती है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड, तो ये आ जाती है मेरे पास ओमेगा। और यहाँ पर क्या आता है 1/r टाइम्स डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या है, ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी ये है, ये क्या है, ये मेरे पास डिस्टेंस है जो आर्क पर इसने कवर किया है, किसने, ऑब्जेक्ट ने, यहाँ से इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाते हुए। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जब मैं करूँगा तो ये मेरे पास स्पीड आ जाती है, तो ये आ जाती है मेरे पास 1/r टाइम्स वी। इस तरह से जो रिलेशनशिप मेरे पास बनता है वो कुछ इस तरह से बन जाता है कि ओमेगा इक्वल्स टू वी अपॉन आर, या फिर मैं कह सकता हूँ वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये रिलेशनशिप बन जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने टाइम को डेल्टा टी लिया है, थोड़ा ज़्यादा लिया, तो यहाँ पर ये एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन अगर डेल्टा टी को मैं टेंस टू 0 कर दूँ, इफ़ डेल्टा टी टेंस टू 0, मतलब डेल्टा टी क्या बन जाए, डी टी बन जाए, तो ये जो हमारा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी है, इसको मैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी मान सकता हूँ। ये आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू 1/r टाइम्स, अब जो डेल्टा एस है इसको मैं डी एस मान सकता हूँ, डी एस डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिफरेंशियल टाइम, और ये क्या आ जाएगा, ये मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगा, ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। तो सेम रिलेशनशिप जो कि मेरा रिलेशनशिप एवरेज स्पीड और एवरेज एंगुलर स्पीड के बीच में था, वही रिलेशनशिप मेरा अब इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी कि ओमेगा इक्वल्स टू 1/r इंटू वी के बीच में आ जाता है। और मैं कह सकता हूँ कि भाई v इक्वल्स टू आर ओमेगा ना केवल एवरेज स्पीड के लिए ट्रू है बल्कि इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए भी ट्रू है। इस तरह से मेरा टेंजेंशियल स्पीड और एंगुलर स्पीड में रिलेशनशिप आ जाता है। आप सही बच्चे इसको नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। मुझे लगता है ये रिलेशनशिप आप सभी को समझ आया होगा। अब चल देते हैं आगे। यहाँ पर सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं सर्कुलर मोशन का। तो यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरह के सर्कुलर मोशन में वो मूव कर रहा है, राइट। अब यहाँ पर ये जो सर्कुलर मोशन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यहाँ पर दो पोजीशन लेते हैं। मान लो इनिशियल पोजीशन इसकी ये है और यहाँ पर इसकी स्पीड है ये, v1 इसकी वेलोसिटी है। हालांकि स्पीड सेम ही रखेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर डेल्टा थीटा डिस्प्लेसमेंट होकर के दूसरी पोजीशन आ जाती है फाइनल पोजीशन, जहाँ पे जो स्पीड है वो v2 आ जाती है, और क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया है तो वेक्टर भी चेंज हो गया है। अब यहाँ पे हमें डेल्टा वी फाइंड करना है। डेल्टा वी क्या होगा भाई, डेल्टा वी होगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ये हमारे पास डेल्टा वी होगा। और जब इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे डेल्टा टी से तो एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो अब हम दोनों ही वेक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं सेम पॉइंट से।
यहाँ से मैंने वेक्टर v1 ड्रॉ कर लिया जी, कोशिश करूँगा वेक्टर उसी डायरेक्शन में, और यहाँ से मैंने वेक्टर v2 ड्रॉ कर लिया जी। ठीक है, अब डायरेक्शन v2 का सेम रखने की कोशिश की है, डायरेक्शन v1 का सेम रखने की कोशिश की है, सो दैट ज़्यादा चेंजेस ना आए। और v2 माइनस v1 मुझे फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, v1 के हेड से एक वेक्टर v2 के हेड तक ड्रॉ करूँगा, और ये जो वेक्टर है ये डेल्टा v मेरे पास आ जाएगा। और मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आई होगी। अब अगर यहाँ पर v1 और v2 की पोजीशन में डेल्टा थीटा का अंतर है, तो इनके डायरेक्शन में भी डेल्टा थीटा का अंतर होगा, क्योंकि एंगल रेडियस के बीच में तो हमेशा 90 डिग्री रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जिस एंगल से रेडियस घूम जाएगी उसी एंगल से हमारा वेक्टर v भी घूम जाएगा। तो अगर वेक्टर v1 और वेक्टर v2 को एक ही पॉइंट से मैंने ड्रॉ किया है, तो इन दोनों के बीच में डेल्टा थीटा ही एंगल होगा। तो यहाँ पर एंगल भी डेल्टा थीटा ही होगा। अब मैं इसी तरह का एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ये कौन सा, ओ ए बी ट्राइंगल बनाता हूँ, जो कि मेरा इसका पोजीशन का एंगल है। अब यहाँ पर मैं ट्राइंगल बनाता हूँ ओ ए बी। तो ओ ए बी ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखने, ये तो ओ ए और ये मेरा बी पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये मेरा बी पॉइंट आ गया। तो इस ट्राइंगल को थोड़ा सा इधर बना देता हूँ ताकि मैं यहाँ पर आपके साथ कैलकुलेशन कर सकूँ। इधर बना देता हूँ, ये ओ ए और ये ओ बी, ए और बी और ये ओ पॉइंट। अब यहाँ पर ए और बी को मैं मिला देता हूँ। ए और बी को हालांकि मैं सीधी लाइन से मिला रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये कर्व लाइन से मिले हुए हैं, जो कि एक आर्क लाइन है, सर्कल की रेडियस है। दोनों के बीच में एंगल है डेल्टा थीटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो भाई, क्योंकि v1 और v2 का मैग्नीट्यूड हमारा सेम है, तो जो इनकी लेंथ है दोनों वेक्टर की वो सेम रहेगी। यहाँ पर भी ओ ए और ओ बी दोनों की लेंथ सेम है, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, और दोनों के बीच में डेल्टा थीटा का एंगल है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं, और अगर सिमिलर ट्राइंगल हैं तो जो इनकी साइड्स का बीच का रेशो होगा वो भी सेम रहेगा, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल की साइड्स का रेशो सेम रहता है। तो यहाँ पर अगर डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड लूँ और उसको वी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूँ तो सेम आएगा, अगर मैं ए बी आर्क लूँ और उसको मैं ओ ए से डिवाइड करूँ। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है, वो हमारी ये है कि जो ए बी है यहाँ पर वो आर्क की लाइन में जुड़ा हुआ है और यहाँ वो सीधी लाइन में जुड़ा हुआ है। तो क्या लेते हैं, समझ लेते हैं। अब ध्यान से समझो भाई, ये हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास जो है ये आ गया है इफ़, ये रिलेशनशिप कुछ इस तरह आ गया, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल्स टू ए बी। ए बी क्या है, जो हमारा डिस्टेंस कवर हुआ है ए से बी तक जाने में, डेल्टा एस जो आर्क है वो है। अब ये डेल्टा एस आर्क के बराबर तो होगा नहीं, क्योंकि ए बी से यहाँ तक तो सीधी लाइन है और ए बी हमारे पास कर्व है, कर्व लाइन है, आर्क हमारे पास कर्व है। तो क्या होगा, हम डेल्टा थीटा को बहुत छोटा ले लेते हैं। इफ डेल्टा थीटा बहुत छोटा हो, अगर डेल्टा थीटा बहुत छोटा होगा तो जो आर्क है वो ए बी लाइन को कोइंसाइड करेगा, लगभग सीधा हो जाएगा। और थीटा छोटा कब होगा, जब इसको डिफरेंशियल टाइम लेंगे। टाइम हमारा क्या है, डिफरेंशियल टाइम। तो हम क्या लेंगे, इफ़ delta theta is very small for differential time and dt is also very small. If delta theta is very small for a differential time dt, डिफरेंशियल टाइम dt ले लिया है, तो डेल्टा थीटा भी हमारा dt में, तो डेल्टा थीटा जो होगा वो हमारा डी थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो आएगा, और जो हमारा ए बी है वो ए बी लगभग हमारा डेल्टा एस यानी कि बिल्कुल आर्क को कोइंसाइड करने लगेगा, क्योंकि आप देखो जितना भी एंगल छोटा होता चला जाएगा ये आर्क लगभग उतना ही सीधा होता चला जाएगा, तो ए बी लाइन को ये कोइंसाइड करेगा। इस तरीके से जो हमारे पास इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बदल जाएगी, डी वी डिफरेंशियल डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल्स टू ए बी की जगह मैं लिख देता हूँ डी एस, जो कि आर्क है हमारा डेल्टा एस,
ये डी एस में के आसपास हो जाएगा, डेल्टा एस डी एस आर। और नीचे क्या है, ओ ए। ओ ए क्या हमारी रेडियस है। अब रेडियस तो उतनी ही रहेगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है वो कुछ इस तरीके से आ गई है, डी वी जो डिफरेंस है किसका, वेलोसिटी का, वो आ जाएगा v अपॉन आर इंटू डी एस। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। इस इक्वेशन को मैं दोनों साइड dt से डिवाइड कर देता हूँ। इधर भी dt से डिवाइड कर दिया और इधर भी dt से डिवाइड कर दिया। अब दोनों साइड में डिवाइड करने पर क्या होता है, यहाँ पर मैं उसको कर देता हूँ सो दैट एक ही स्क्रीन पर आपके लिए आ जाए डी वी अपॉन डी टी। ये तो आ गया हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो आ गया डी वी अपॉन डी टी। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, v अपॉन आर, यहाँ पहले से ही है। अब v अपॉन आर है डी एस अपॉन डी टी, क्या गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी कि v आ गया है। तो जो एक्सेलरेशन है मेरा, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है v स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा जी, ये तो मेरे पास एक एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है। अब इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी मैं फाइंड करना चाहता हूँ, वो मुझे यहाँ से पता चलेगा। जो भी डायरेक्शन डेल्टा वी का होगा, चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, वही मेरा एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा। अब अगर डेल्टा थीटा को मैं कम से कम करने लगूँ तो जो डेल्टा v1 और v2 वेक्टर हैं ये पास पास आने लगेंगे, कि जो डेल्टा थीटा अगर कम होने लगेगा तो जो वे वेक्टर है ये इस तरफ मूव करने लगेगा। तो जब ये इस तरफ वेक्टर मूव करेगा, आप देखोगे जैसे जैसे डेल्टा थीटा कम होता जा रहा है, डेल्टा वी जो है वो दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर होता जा रहा है। डेल्टा वी का डायरेक्शन तो यही रहेगा ना, हेड टू हेड। अब v1 हमारा इधर है और v2 इधर है, तो हेड टू हेड तो डायरेक्शन यही रहेगा। तो डेल्टा v का जो डायरेक्शन है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है। अब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जब मैं लगाऊंगा तो डायरेक्शन किधर आएगा, वो सेंटर की तरफ आएगा। तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी के डायरेक्शन परपेंडिकुलर लगाता हूँ तो वो डायरेक्शन सेंटर की तरफ जाता है, यानी कि जो ये एक्सेलरेशन है इसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है। अब ये जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फिर भी सेंटर की तरफ डायरेक्शन आ रहा है। तो डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ ही होता है इस एक्सेलरेशन का, इसीलिए इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ध्यान देने वाली बात है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो v स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इस तरह से डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, देखो अब यहाँ पर है तो सेंटर की तरफ डायरेक्शन चेंज हो गया ना, अब इधर है, अब इधर है, तो डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है, लेकिन चेंज होकर भी रह रहा है हमेशा सेंटर की तरफ ही। तो जो ये एक्सेलरेशन है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसको ए सी से डिनोट करते हैं, ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड हमेशा होता है v स्क्वायर अपॉन आर और डायरेक्शन होता है हमेशा सेंटर की तरफ, ऑलवेज टुवर्ड सेंटर। ठीक है, डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है। तो और ये भी फॉर कांस्टेंट स्पीड, फॉर कांस्टेंट स्पीड, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो भी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड केवल कांस्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है नहीं रहता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट बट इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो सेंट्रीपिटल एक्सेल जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें एक्सेलरेशन का हमने डिस्कशन कर लिया। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड और वेलोसिटी का डिस्कशन कर लेते हैं। अब मान लो हमारे पास एक सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, रेडियस है r और स्पीड है v। तो जो टोटल डिस्टेंस है कवर करने में एक चक्कर में, वो टोटल डिस्टेंस लगता है 2πr। और मान लो इसका जो टाइम पीरियड है वो t हमारा टाइम पीरियड है। ठीक है भाई, तो t अगर टाइम पीरियड है तो स्पीड है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 2πr डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाती है ये।
टू पाई आर, या फिर अगर टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाती है टू पाई आर डिवाइडेड बाई वी। अब यहाँ से हम अगर ओमेगा को फाइंड करते हैं, ओमेगा हमारा होता है आर वी अपॉन आर, तो वी अपॉन जब आर करेंगे तो आ जाएगा टू पाई आर डिवाइडेड बाय आर, टू पाई आर बाई टी डिवाइडेड बाई आर, यानी कि टू पाई बाई टी। ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाती है, टू पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, ये हमारे पास एंगुलर स्पीड की वैल्यू आ जाती है। और क्योंकि आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है 1 बाई टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल होती है, तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू टू पाई एफ भी आ जाती है, जहाँ पर एफ हमारे पास क्या है, एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी है कि कितने 1 सेकंड में कितना चक्कर कोई ऑब्जेक्ट लगा लेता है। तो इस तरह से ये हमारे पास ओमेगा की फॉर्म में भी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की फॉर्म में भी ओमेगा हमारे पास आ जाता है। मेरे ख्याल से ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। इस लेक्चर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की ही बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय टू ऑल ऑफ यू।